दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बरसाती पानी घुसने की वजह से 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार पर ताबड़तोड़ कई सवाल दागे। साथ ही पूछा कि दिल्ली सरकार कैबिनेट की आखिरी बैठक कब हुई थी और अगली मीटिंग कब होने वाली है। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सवाल उठने लगे कि क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर किसी तरह का संकट है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से पूछा कि पिछली कैबिनेट की बैठक कब हुई थी और कैबिनेट की अगली बैठक कब है। कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले 6 महीने से दिल्ली कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई और अगली कब होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक बुलाने का अधिकार अरविंद केजरीवाल के पास है और वे शराब घोटाला मामले में कैद हैं। कैबिनेट बैठक नहीं होने की इस वजह से कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हो रहा और इसके कारण दिल्ली के हर किस्म के विकास कार्य ठप पड़े हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अगली कैबिनेट बैठक के बारे में जल्द से जल्द जानकारी देनी है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद केजरीवाल सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 10 करोड़ से अधिक बजट के काम बिना कैबिनेट की मंजूरी के नहीं हो सकते और केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। वैसे कैबिनेट मीटिंग को लेकर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में विधानसभा के सत्र को लेकर खास प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन और अगले सत्र के पहले दिन के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट मीटिंग को लेकर ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसे में कैबिनेट बैठक के होने या न होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है और लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी। कोर्ट ने आगे कहा कि ये बड़े नीतिगत फैसले हैं, लेकिन हम किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहते। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें नहीं लगता कि इसको साइंटिफिक तरीके से हैंडल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि पूरी दिल्ली के बुनियादी ढांचे पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने राव आईएएस स्टडी सर्किल हादसा मामले में दिल्ली पुलिस से पूछा कि आपने अब तक एमसीडी से पूछताछ के लिए किसको बुलाया? आपने किसी छोटे से अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया या नहीं? इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि हमें समय दीजिए, हम जवाब देंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक फाइल भी जब्त नहीं की, आपको तो पहले ही दिन जाकर सारी फाइल्स जब्त कर लेनी चाहिए थी। ये लापरवाही भी है और अपराध भी। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम सभी विभागों को कवर कर रहे हैं। हमने लिखित में पक्ष ले लिए हैं ताकि हम उनको कन्फ्रंट कर सकें। हमने सभी अथॉरिटीज़ को लिखा है, हम सबूत जुटाने की प्रक्रिया में हैं। हम लगातार छात्रों के संपर्क में हैं और इसके लिए एक एजेंसी को भी लगाया गया है। ममता बनर्जी खुद को पश्चिम बंगाल की महारानी समझने लगी हैं। इस वजह से उन्होंने सरकारी जमीन खैरात में बांटना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 रुपए में जितनी जमीन ममता बनर्जी ने मुफ्त में दी है उसे जानकर हर कोई चौंक जाएगा। ममता बनर्जी ने 1 रुपए से लेकर 350 एकड़ जमीन स्टील प्लांट लगाने के लिए पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को दे डाली। अब इस बात को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के 350 एकड़ देने पर सवाल खड़े किए गए, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने सौरभ गांगुली को 1 रुपए की लीज पर 350 एकड़ जमीन पट्टे पर दी। इस पर पीआईएल पर सुनवाई चिटफंड मामलों के लिए गठित खंडपीठ में होगी। पीआईएल पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि चिटफंड मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। वही खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी। पीआईएल दाखिल होने के बाद सामने आया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रयाग ग्रुप को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना में फिल्म सिटी बनाने के लिए 750 एकड़ जमीन दी थी। प्रयाग समूह ने 2700 करोड़ का निवेश का वादा किया था। प्रारंभिक आवंटन भूमि सहित परियोजना की कुल लागत के लिए था। बाद में कंपनी का नाम चिटफंड मामले में आया और इस पर काफी हंगामा हुआ और इसके बाद सरकार ने जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने के लिए प्रयाग समूह की सभी संपत्तियां जब्त कर ली थी। इसमें चंद्रकोना की 750 एकड़ जमीन शामिल है। राज्य सरकार ने सौरभ गांगुली को ये जमीन एक स्टील फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दी। जनहित याचिका में गांगुली को मामूली रकम में जमीन सौंपने के लिए राज्य के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने छोटे जमाकर्ताओं की जमा राशि वापस करने के तरीके सुझाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसपी तालुकदार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि राज्य ने गांगुली को जमीन तब दी थी जब जब्त की गई। जमीन की स्थिति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। पीआईएल दाखिल करने वाले शेख मसूद के वकील शुभाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य को प्रयाग समूह की संपत्ति जब्त करनी होगी और जमाकर्ताओं का पैसा लौटाना होगा। इसी तरह चंद्रकोना की जमीन भी बेचनी थी और मालिकों का पैसा लौटाना था।
लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। ये भी सवाल खड़ा किया गया है कि सरकार वो जमीन किसी को कैसे दे सकती है। वो जमीन जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदी गई थी और इसे जमाकर्ताओं को लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने इस PIL को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ये कहते फिरते हैं कि वे किसी से डरते नहीं, लेकिन अचानक जाने क्या हुआ कि नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे राहुल गांधी को ईडी का डर सताने लगा। वे इतने डर गए कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से उन्होंने ये दावा कर डाला कि ईडी उनके खिलाफ छापा मारने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी के इस खेल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया। सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों की भटकाने की नीति है, झूठ बोलने की नीति है, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव करने के बदले ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति ये हो चुकी है कि जो देश को बढ़ाने नहीं देना चाहते बल्कि नकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि कांग्रेस भाई भाई के बीच में झगड़ा तय करने की कोशिश कर रही है। इस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया। आज जाति की बात करते हैं। इस चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, कई राज्यों में खाता नहीं खुला। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला हुआ, वहां केवल 25% हिट रेट हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014, 19 और 24 की सीट ले लें। जितनी सीटें तीनों चुनाव में कांग्रेस ने जीती हैं, उनको भी आप इकट्ठा कर लें तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में जो 240 सीट मिली हैं, उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही। ये हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके किसी और पर अंगुली उठाने से पहले। राहुल गांधी ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में ये दावा किया था कि उनके खिलाफ ईडी के रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में दिए भाषण में बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। उन्होंने कहा था कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर बन चुके उद्धव ठाकरे की बदजुबानी चरम पर पहुंच गई है। पहले देवेंद्र फडणवीस को खत्म करने की चुनौती देने के बाद उद्धव ठाकरे ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली से कर दी और देवेंद्र फडणवीस के खटमल से। उद्धव ठाकरे की बदजुबानी पर देवेंद्र फडणवीस ने बिना वक्त गंवाए पलटवार किया और कहा कि उद्धव वाकई औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य बन गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में एक रैली में उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं। क्या अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है? अब्दाली का वंशज पुणे में आकर बोल के गया। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू कर दिया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, इसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं किसी को चुनौती नहीं देता, आपके पास इसके लिए क्षमता नहीं है। या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं। मैं किसी खटमल को चुनौती नहीं देता। मैं एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जबकि आप महाराष्ट्र और पार्टी को लूटने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खटमल को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अंगूठी से कुचल दिया जाना चाहिए। ठाकरे ने फडणवीस के दावों को खारिज करते हुए कहा, अपना तीखा हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि हम आपके साथ खिलवाड़ कर सकें। ठाकरे ने कहा कि जो लोग विनाश करते हैं वे सत्ता में नहीं रह सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप रहेंगे या मैं। उद्धव ठाकरे की बदजुबानी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। आज का भाषण करने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि वे सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। इस बीच निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने अपने एक दावे और डिप्टी सीएम फडणवीस के नाम
चिट्ठी से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने वसूली के मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और जयंत पाटिल का नाम लिया है। इस मामले में फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने सचिन वाजे के आरोप मीडिया में ही देखे हैं। उन्होंने मुझे लेटर लिखा, ये भी आप दिखा रहे हैं। अब तक मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से नागपुर में हूँ। ऐसा कोई लेटर आया है या नहीं ये देखकर मैं रिएक्ट करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ सामने आ रहा है उस पर हम उचित जांच करेंगे। अयोध्या गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का खास मोहित खान, जिसके खिलाफ योगी की यूपी सरकार द्वारा किए गए एक्शन से समाजवादी पार्टी बौखला गई है। गैंगरेप का आरोपी मोइन खान अवधेश प्रसाद का करीबी बताया गया है, इसलिए सबसे पहले अवधेश प्रसाद ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद तो दौड़े दौड़े मोइन खान के घर जा पहुंचे और उसके परिजनों के सामने आंसू भी बहा डाले। ये जानते हुए भी कि मोइन खान एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोपी है, अवधेश प्रसाद के साथ साथ अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े। इस मामले में डीएनए टेस्ट कराए जाने तक की मांग कर डाली गई। अखिलेश यादव की ऊट पटांग मांग सुनकर मायावती भड़क उठी और उन्होंने हैरानी जताते हुए सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का समर्थन कर दिया। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिन पर भी आरोप है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि इस केस में सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें कानून के हिसाब से सजा दी जाए। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूछा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे कितने डीएनए टेस्ट कराए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट में आरोप झूठे साबित हों तो आरोपियों को बख्शा न जाए, क्योंकि यही असली न्याय है। अखिलेश के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इससे क्या समझ आए। जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा अपने अन्य पोस्ट में राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों पर मायावती ने कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतित करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। वहीं इस मामले में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये शर्मनाक घटना है, एक जघन्य घटना है और इसमें कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी इनोसेंट को न फंसाया जाए और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। अवधेश प्रसाद ने आरोपी के साथ उनकी फोटो पर कहा कि हर राजनीतिक व्यक्ति के साथ जनता तस्वीर खिंचवाती है और दिल्ली में मेरे साथ 500 लोग रोज फोटो खिंचवाते हैं। सपा सांसद ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और हम मांग करते हैं कि डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए और पीड़ित परिवार की सहायता सरकार को करनी चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, बीजेपी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।